हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रगदीश आप सबका स्वागत करता हूं गोला द ऑलराउंडर एकेडमी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में रेफ़र किया था, इस वीडियो में हम इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फैक्ट्स, दोनों कंट्रीज़ की अपनाई गई स्ट्रैटेजीज और काउंटर स्ट्रैटेजीज, डिस्प्यूट का प्रेजेंट सिचुएशन और इसके आगे के फ्यूचर पॉसिबल स्टेप्स जो कुछ हो सकते हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। शुरुआत होती है ब्रिटिश एम्पायर के टाइम से। ब्रिटिश एम्पायर जो कि रशिया के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में था, उसने अपने टेरिटरीज़ को रशिया या उसके इन्फ्लुएंस वाले किसी भी स्टेट की डायरेक्ट अटैक की पॉसिबिलिटी से दूर रखने के लिए एक बफर स्टेट का क्रिएशन प्रपोज किया, जो कि एक ऐसा स्टेट होता है जिसके दोनों साइड की बाउंड्रीज़ पर दोनों साइड में रहने वाली कोई भी कंट्रीज़ किसी भी तरह का डिस्प्यूट नहीं लेकर आएंगी। अब जब तिब्बत चाइना के कंट्रोल में चला गया तो ये डिस्प्यूट हो गया इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट। इस डिस्प्यूट के मेन एस्पेक्ट्स है दो बॉर्डर लाइंस, एक मैककार्टनी मैकडोनल्ड लाइन जो कि 1899 में प्रपोज हुआ था लेकिन कभी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं हुआ, और दूसरा है जॉनसन एर्दैग लाइन जो कि हर तरह के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के भी और अब करंट इंडियन गवर्नमेंट के भी मौजूद है। तो आइए देखते हैं इन दोनों लाइन्स की ओर। इस मैप में जो लाल लाइन आपको दिखाई दे रहा है वही है जॉनसन एर्दैग लाइन। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, ये लाइन अक्साई चीन को कश्मीर रीजन का यानी कि भारत का हिस्सा बताता है। चाइना इस मैप को मानने से हमेशा से इनकार करते आ रहा है और उस लाइन के एक्सेप्टेंस की जिद करते आ रहा है जो कभी ऑफिशियल था ही नहीं। ये है वो अनऑफिशियल और अनएक्सेप्टेड मैककार्टनी मैकडोनल्ड लाइन जो कि अक्साई चीन को चाइना के जिनजियांग प्रोविंस का हिस्सा बताता है। इस अनऑफिशियल लाइन को लेकर अक्साई चीन को हमेशा के लिए ऑफिशियली हथियाने की कोशिश चाइना कर रहा है। इस बॉर्डर डिस्प्यूट को ऑफिशियली सुलझाने की सबसे पहली कोशिश 1914 में शिमला एकॉर्ड के जरिए की गई थी, जिसमें चाइना, सिक्किम, तिब्बत और इंग्लैंड के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे और हेनरी मैकमahon जो कि एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, इसके चेयरमैन थे। इस कन्वेंशन ने इनर तिब्बत, आउटर तिब्बत और ऑटोनोमस तिब्बत रीजन ऐसे 3 रीजन्स का प्रपोजल सामने रखा। इनर तिब्बत के अफेयर्स ऑफिशियल्स के अपॉइंटमेंट सहित चाइना की कंसल्टेशन में होने थे, और जो आउटर तिब्बत है वो ऑटोनोमस तिब्बत रीजन के कंट्रोल में होना था और इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चाइना के किसी भी कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं थी। ईवन चेन जो कि उस कॉन्फ्रेंस के चाइनीज़ रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने बैकआउट कर लिया और यह एकॉर्ड कभी साइन हुआ ही नहीं। और इस वजह से, क्योंकि यह एकॉर्ड कभी साइन नहीं हुआ था, तवांग वैली जो कि अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, उसे सदर्न तिब्बत का हिस्सा बताकर चाइना क्लेम करने के चक्कर में है, क्योंकि तिब्बत अब पूरी तरह से चाइना के कंट्रोल में है। आगे कुछ सालों तक शिमला एकॉर्ड को एक्सेप्ट करवाने की कुछ नाकाम कोशिशों के बाद 1950 में पीपल्स रिपब्लिकन आर्मी ऑफ चाइना ने तिब्बत के ऊपर हमला किया और एक घमासान युद्ध हुआ 18 दिनों तक, 6 से 24 अक्टूबर 1950 के बीच में। इसमें चाइना की आर्मी ने चैमडो रीजन जो कि तिब्बत का हिस्सा था उसे अपने कंट्रोल में ले लिया और इस तरह से पूरा तिब्बत चाइना की सॉवरेंटी के अंडर यानी कि उसके कंट्रोल में आ गया। इस युद्ध के समय इंडिया ने सबसे बड़ी गलती ये की कि तिब्बत को किसी भी तरह का मिलिट्री या डिप्लोमेटिक हेल्प ऑफर नहीं किया, और ये एक ऐसा मिस्टेक था जिसकी बाद में हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। 29 अप्रैल 1954 को इंडिया और चाइना ने एक एग्रीमेंट साइन किया जो कि था पंचशील ट्रीटी। एंड दिस ट्रीटी के 5 ज़रूरी पॉइंट्स थे: म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स, म्यूचुअल इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, और पीसफुल को एग्जिस्टेंस यानी कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। डोकलाम डिस्प्यूट पर आगे बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि तिब्बत की किसी भी तरह की मदद ना करके इंडिया ने जो गलती की थी उसका इंडिया को किस तरह का भीषण परिणाम भुगतना पड़ा था। 1959 में चाइना ने तिब्बत में एक मास जेनोसाइड करवाया ताकि तिब्बत का कल्चर ख़त्म हो जाए और आगे अगर कभी उनका इंडिपेंडेंस का क्लेम आए तो वो अपने कल्चर का एग्जिस्टेंस ही साबित ना कर सके और इस तरह से चाइना का कल्चर भी तिब्बत पे थोपा जा सके। 1959 के उस जेनोसाइड के समय
दलाई लामा बचकर इंडिया भाग आए थे और इंडिया ने उन्हें पॉलिटिकल असाइलम दे दिया। जब चाइना ने उनसे दलाई लामा को वापस करने की मांग की तो भारत सरकार ने उन्हें वापस नहीं किया और इसका सहारा लेकर म्यूचुअल अफेयर्स में इंटरफेरेंस बताकर चाइना ने इंडिया पे वॉर डिक्लेयर कर दिया 1962 में। और इस वॉर के समय उन्होंने अपने प्रोविंस से तिब्बत की लासा सिटी तक एक हाईवे बनाया, जिसकी वजह से उन्हें सिविल और मिलिट्री सप्लाई सही टाइम पे पहुंची। लेकिन हमारी आर्मी के पास उस वक्त के कोई भी मॉडर्न वेपन्स या एडिक्वेट फैसिलिटीज़ नहीं थी। फिर भी हमारे जवान बड़ी ही वीरता से लड़े और देश के लिए शहीद हो गए। यह वॉर तभी खत्म हुआ जब चाइना ने यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर किया और इस वॉर को ख़त्म किया। जिस टेरिटरी तक चाइना पहुंच चुका था उस पूरी टेरिटरी को चाइना ने अपने कंट्रोल में ले लिया और जहां जहां चाइना रुका था वहां एक लाइन बनाया गया। वही इंडिया चाइना का आज का बॉर्डर है। उसे हम LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल के नाम से जानते हैं। अब आगे देखते हैं डोकलाम डिस्प्यूट के बारे में। डोकलाम डिस्प्यूट 73 डेज तक असम में चला था। डोकलाम एक जोग्राफिकली क्रूशियल रीजन है। इस पर अगर चाइना का कब्जा हो जाता है तो चाइना चिकन नेक रीजन कहा जाने वाला सिलीगुड़ी और उसके बाद पूरे नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से को ना सिर्फ अपने सीधी निगरानी में रख सकता है बल्कि उस पर सीधे अटैक करने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। इस कोशिश की नाकाम हो जाने के बाद चाइना इस हद तक गिर गया कि उसने हमारे किसी भी तरह की श्रद्धा का ख्याल ना करते हुए कैलाश मानसरोवर यात्रा के रूट को ही ब्लॉक कर दिया और दुनिया को दिखा दिया कि वो अपने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को बढ़ाने के लिए किस हद तक जा सकता है। इस तरह दूसरों की टेरिटरी को एनक्रोच कर लेने वाली पॉलिसी को कार्टोग्राफिक एग्रेशन यानी कि नक्शा निवासी आक्रामकता कहते हैं। और इसके साथ चाइना की एक और स्ट्रैटेजी भी शामिल है जिसे मिलिट्री टर्म्स में सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी कहा जाता है। मिलिट्री टर्म्स में अगर कहा जाए तो सलामी स्लाइसिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी का नाम है जिसमें एक देश दूसरे देश की टेरिटरीज़ को अपने कंट्रोल में लेने के लिए सारी टेरिटरीज़ एक साथ ना क्लेम करते हुए थोड़ा थोड़ा करके उन टेरिटरीज़ का हिस्सा क्लेम करता है और फिर अपने डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके बार बार उस देश पर तब तक दबाव डालता रहता है जब तक वो हिस्सा उन्हें सरेंडर नहीं हो जाता। जब तक सामने वाले देश को पता चलता है कि ये थोड़ी थोड़ी करके हमारी टेरिटरीज़ पे कब्जा कर रहा है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और अगर चाइना की बात की जाए तो सलामी स्लाइसिंग की ये स्ट्रैटेजी चाइना फॉलो कर रहा है साउथ चाइना सी और फिर हिमालयन रीजियंस में डोकलाम और अब गलवान वैली को थोड़ा थोड़ा करके अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते हुए। अक्साई चिन में जो हुआ वो भी इसी पॉलिसी का हिस्सा था। चाइना बार बार एक टेरिटरी के ऊपर अपना क्लेम लॉन्च करता है और फिर एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करता है कि सामने वाले देश ने ही उस टेरिटरी पर ज़बरदस्ती कब्जा करके रखा है। इस तरह वो उस देश पर प्रेशर डाल डाल कर उस टेरिटरी को हथिया लेता है। ये है चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जिसको फैलाने के लिए चाइना थोड़ा सा भी संकोच नहीं करता। भारत के खिलाफ चाइना की एक और स्ट्रैटेजी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, पाकिस्तान में ग्वादर, बांग्लादेश में चिटागोंग, म्यांमार में सितवे, श्रीलंका में हेम्बेंटोटा और चाइना के अपने हैनन आइलैंड्स में जो पोर्ट्स बने हुए हैं उनकी जरिए चाइना भारत देश पर इंडियन ओशियन रीजन से नज़र रख रहा है और वॉर के टाइम पे नेवल अटैक कैरी करने से भी हिचकिचाएगा नहीं। इस तरह से समुद्री मार्ग से भारत को घेरने की कोशिश चाइना कर रहा है। इस स्ट्रेटजी को काउंटर करने के लिए इंडिया ने गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स कही जाने वाली एक स्ट्रेटजी अपनाई है। इंडिया ने इंडियन ओशियन के अलग अलग आइलैंड नेशंस पर लिसनिंग पोस्ट बनाए हैं ताकि इंडियन ओशियन रीजन में चाइना जो एक्टिविटीज़ कर रहा है उस पर नज़र रखी जा सके। ऐसे पोर्ट्स जहां पर वो लिसनिंग पोस्ट बने हुए हैं वो है सेशेल्स, मालदीव्स, एजम्पशन आइलैंड, डिएगो गार्सिया, एग्लेगा, मेडागास्कर और मॉरिशियस। इस तरह चाइना की सारी एक्टिविटीज़ पर भारत नज़र रखे हुए है। अब चाइना हर वक्त तो खुल के इंडिया से लड़ नहीं सकता और जब वो ऐसा नहीं कर सकता तो वो ऐसे प्रॉक्सी स्टेट्स का इस्तेमाल करता है जो उसकी जगह इंडिया से लड़ सके और इनडायरेक्टली उसकी मदद हो जाए। और इसका सबसे बड़ा प्रॉक्सी है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो कि भारत से 1948, 1965, 1971 और कारगिल ये 4 युद्ध हार चुका है।
अब चाइना की मदद से भारत के ऊपर विजय पाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। चाइना ने पाकिस्तान को विंग लून ड्रोन्स, फाइटर जेट्स, अर्ली वार्निंग प्लेन्स, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स और टाइप 041 सबमरीन्स तक हर तरह के हथियार सप्लाई किए हैं। और पाकिस्तान ने इन मददों का एहसान चुकाने के लिए पीओके में शक्सगाम एरिया को चाइना के हवाले कर दिया है और यहाँ पर चाइना को इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ की डेवलपमेंट की इजाज़त दे दी है, एक ऐसे प्रोजेक्ट के तौर पे जिसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जबकि चाइना इन सो कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल कर सकता है इंडिया पर कश्मीर के साइड से अटैक करने के लिए वॉर के टाइम पर। अब चाइना का दूसरा ज़रूरी प्रॉक्सी है नेपाल। नेपाल ने रिसेंटली अपने पॉलिटिकल मैप को अपडेट करके काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा जो कि उत्तराखंड का हिस्सा है, उन्हें अपना हिस्सा बताकर उस मैप में मेंशन कर दिया। अब इंडिया का कहना यह है कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स या एविडेंस के बिना बेबुनियादी इल्ज़ाम इंडिया पर नेपाल लगा रहा है और इस कार्टोग्राफिक एग्रेशन को, नक्शा निवासी आक्रामकता को कतई एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इससे पहले कल्चरल और फ्रेंडली रिलेशंस नेपाल के साथ हमारे बहुत अच्छे थे। अब इसकी शुरुआत यहाँ हुई कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लिपुलेक पास को धाराचूला के साथ कनेक्ट करते हुए एक रोड को इनागुरेट किया और ये लिपुलेक पास उत्तराखंड से नेपाल का जो बॉर्डर है उसके काफ़ी पास है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। लिपुलेक पास मानसरोवर यात्रा तक जाने वाला एक रूट हुआ करता था, लेकिन 1962 के वॉर के बाद इंडिया ने इस रूट को बंद कर दिया है। इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो पाकिस्तान के साथ वाले लाइन ऑफ कंट्रोल या चाइना के साथ वाले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जैसा नहीं है। ये एक ओपन बॉर्डर है और दशकों से ऐसा ही चलता आ रहा है। अब नेपाल का अचानक से नई टेरिटरीज और एक नए रीड्रॉन मैप का डिमांड करना पूरी तरह से अनुचित है, अनजस्टिफाइबल है। नेपाल के लॉ मिनिस्टर ने इन टेरिटरीज को अपना हिस्सा बताते हुए 31 मई को पार्लियामेंट में एक प्लान प्रेजेंट किया, एक अमेंडमेंट प्रपोजल, जिसके कारण यह मैप अपडेट किया गया। और ये जिस रोड का जिक्र मैंने पहले किया था वो 80 किलोमीटर का रोड वो गुंजी से चालू होता है और नेपाल का कहना है कि गुंजी नेपालिस टेरिटरी है, जो कि कम्प्लीटली अनफाउंडेड एलिगेशन है। और नेपाल ये भी कहता है कि काली रिवर लिम्पियाधुरा हायर हिमालयन रीजन से ओरिजिनेट करता है। अगर इसे एक्सेप्ट कर लिया जाए तो नेपाल को और नेपाल के थ्रू चाइना को इस एरिया में बड़ा रीच मिलेगा। लेकिन ये जो रिवर है ये दरअसल लोअर हिमालयास में ही ओरिजिनेट करता है और इस वजह से नेपाल के क्लेम्स पूरी तरह से अनबेस्ड और अनफाउंडेड है। इस अमेंडमेंट के प्रोड्यूस होने से पहले 15 मई को इंडिया के आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नारावने जी ने यह कहा था कि नेपाल ये जो इश्यू उठा रहा है ये लिपुलेक पास वाले रोड का, ये किसी के उकसाने पे उठा रहा है। इस पे नेपाल के डिफेंस मिनिस्टर ईश्वर पोखरेल ने कहा कि ये नेपाल का इंसल्ट था और उसके फ्रीडम की तरफ इंडिया के इग्नोरेंस का प्रदर्शन करता था। इसके बाद पोखरेल जी और उनके फॉरेन मिनिस्टर प्रदीप कुमार ग्यावाली ने दोनों ने ये कहा है कि इंडिया के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसे वो आपस में बात करके सुलझा लेंगे और आर्मी कॉन्फ्लिक्ट करवाने में कोई सेंस नहीं है। अब चलते हैं गलवान वैली डिस्प्यूट की तरफ। इस डिस्प्यूट की ज़रूरी वजह है दुब्रुक से दौलत बेग ओल्डी जाने वाला रोड, जो कि 255 किलोमीटर का है और इससे वॉर के टाइम पे सिविल और मिलिट्री सप्लाईज सिर्फ 6 घंटे में उस बेस तक पहुंचाई जा सकती है। अब दौलत बेग ओल्डी एक ऐसा मिलिट्री बेस है जिसके साथ एक एयर स्ट्रिप भी जुड़ा हुआ है, जिसे वॉर के टाइम पर एयरक्राफ्ट्स की लैंडिंग और एयर स्ट्राइक्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जो LAC का पोर्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलवान वैली ही एक ऐसी जगह है जो इस 255 किलोमीटर के रोड के बहुत पास पड़ता है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि गलवान वैली के ऊपर सॉवरेनिटी क्लेम करने के पीछे चाइना का रीज़न क्या था। जी हाँ, अगर गलवान वैली चाइना के कंट्रोल में आ सकता है तो 255 किलोमीटर का ये रोड आसानी से चाइना ब्लॉक कर सकता है और सिविल और मिलिट्री सप्लाईज को वॉर टाइम में दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचने से रोक सकता है। ये है मई 8 को सैटेलाइट के द्वारा लिया गया गलवान वैली का इमेज। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद
चाइना ने धीरे धीरे करके गलवान वैली में जो पॉइंट पेट्रोल नंबर 14 है, PP14, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना चालू किया। दोनों साइड की बातचीत के बाद यह एग्री हुआ था कि दोनों साइड अपना अपना कैंप वहाँ से हटा देंगे। भारत ने तो अपना कैंप वहाँ से हटा लिया, लेकिन जब हमारा पेट्रोल ये देखने के लिए पहुँचा कि चाइना ने अपना कैंप हटाया है या नहीं, तो उन्होंने अपना कैंप नहीं हटाया था। इसमें जब भारत वाद विवाद कर रहा था तो चाइनीज़ आर्मी ने अचानक से भारतीय सेना पर हमला कर दिया। और ये हमला दोस्तों एक्चुअली अचानक नहीं था, ये पूरी तरह से प्लान किया हुआ था, ताकि ये जो गलवान वैली पर कब्जा करने के पीछे जो चाइना का हिडन इंटेंट है वो दूसरों से छुपा कर सके। आगे जो इमेज है वो देखिए। अब ये सैटेलाइट इमेज गलवान का लिया गया था 22 जून को। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस एरिया में पॉइंट पेट्रोल 14 पर चाइना ने काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शंस किए हैं, और ये साबित करता है कि गलवान वैली अटैक को लेकर इंडिया और चाइना पर जितने भी इल्ज़ाम लगा रहा है वो सारे के सारे 100% शत-प्रतिशत सत्य है, इसमें 1% भी झूठ नहीं। आइए देखते हैं कि इसके बारे में आगे क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। यूनियन गवर्नमेंट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो कि दवाइयाँ बनाने के लिए ज़रूरी है, उन्हें छोड़कर चाइना से इंपोर्ट होने वाले बाकी सारे गुड्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और केट, FICI और एसोचैम जैसे जो ट्रेड एसोसिएशंस है, इनसे चाइना से होने वाले इंपोर्ट्स के बारे में डेटा प्राप्त करने के लिए उनसे संपर्क कर रहा है। इसके अलावा इंडियन आर्मी की 17 माउंटेन कॉर्प्स रेजिमेंट ने 1 महीने का हिम विजय नाम का मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया, जो कि हिमालयन रीजियंस से वॉर के टाइम पे एक एडवांस कॉन्फ्लिक्ट करने का प्लान है। इसके अलावा इंडिया ने LAC पर ज़्यादा ट्रूप्स बढ़ा दिए हैं, जिसमें ज़्यादा सोल्जर्स, अपाचे हेलीकॉप्टर्स, मिराज 2000 जेट्स, सुखोई M30 जेट्स और आर्टिलरी गन्स सहित कई चीज़ें शामिल है। इंडिया अब UN के सिक्योरिटी काउंसिल का भी मेंबर बन चुका है, और इसके अलावा US, रशिया और दुनिया के बाकी के सारे मिलिट्री सुपर पावर्स चाइना के साथ कोविड-19 की वजह से बुरी तरह से खफा है। इन सारे देशों ने इंडिया को सपोर्ट ऑफर किया है। अब रिसेंटली US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने एक वर्चुअल ब्रसल्स मीटिंग में ये कहा था कि US ने जर्मनी में जो ट्रूप्स खड़े कर रखे थे, उन्हें दूसरे ज़रूरी थ्रेट्स का सामना करने के लिए दूसरी जगह पे स्टेशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चाइना अब जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, बल्कि वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस और साउथ चाइना सी रीजन सहित इन सारे साउथ एशियन रीजन्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। आई होप फ्रेंड्स कि इंडिया चाइना डिस्प्यूट के बारे में ये जो हमारा वीडियो था, इससे आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा और ये वीडियो आप सबके काम आएगा। जय हिंद।